नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित राजलोक कॉलोनी में हाथियों की दस्तक से सैकड़ों परिवार में दहशत का माहौल है, जिसको लेकर लोगों ने जिलाधिकारी को ईमेल कर स्थायी समाधान की मांग की है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि वन विभाग को बार बार सूचना देने के बावजूद स्थिति जस की तस है। टीम मौके पर आती है, लेकिन हाथी न मिलने पर वापस लौट जाती है। अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। डरे हुए निवासियों ने जिलाधिकारी से अपील की है कि वन विभाग को निर्देश देकर हाथियों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए स्थायी उपाय किए जाए। लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। और वह हरिद्वार में सत्यापन अभियान तेज हो गया है। सत्यापन न कराने वाले मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने निर्देश पर जिला पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। अभियान के तहत किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा गई है और सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है, जिससे प्रशासन की सख्ती स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। पुलिस के इस मुहिम को क्षेत्रीय नागरिकों से समर्थन मिल रहा है। मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने किराएदारों का सत्यापन समय पर सुनिश्चित करें। और वहीं लक्सर के खानपुर में सड़क हादसा हो गया, जिसमें झोटा बुग्गी चालक की मौत हो गई। हाईवे पर जा रही 3 झोटा बुग्गियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक ही मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। हादसे में एक पशु की भी जांच चल रही है। आपको बता दें, जान चली गई है उसके और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और श्यामपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, सड़क किनारे शराब पीने वाले 35 युवकों पर कार्रवाई की गई है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने निर्देश पर श्यामपुर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर लोक शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। सड़क किनारे और फुटपाथ पर शराब भी पी रहे 35 युवकों को मौके पर ही पकड़कर थाने लाया गया। और केदारनाथ उपचुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच केदारनाथ में प्रचार प्रसार ने तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के इस आरोप पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए बौखलाकर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है। देखिए, कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहां का नवनिर्माण, वहां का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज्यादा योजनाएं आज वहां पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहां के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी।
और उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री धामी ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ावा बढ़ना चिंता का विषय है और इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें बार-बार आदि निर्धारित समय पर तक ही खुले रहे और इसकी सतत निगरानी की जाए। वहीं रात्रिकालीन गश्त के दौरान एल्कोमीटर के साथ जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। और मंगलौर के लिबरहेडी गन्ना समिति के उर्वरक का बिक्री केंद्र मोंडलाना का पूर्व क्रिकेटर मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद ने उद्घाटन किया और इस मौके पर क्षेत्र के तमाम किसान व उत्तम शुगर मिल के कर्मचारियों सहित बीजेपी के नेता मौजूद रहे। वहीं लिबरहेडी गन्ना समिति अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुशील राठे ने स्वामी यतेश्वरानंद की बुके देकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। ये हमारा मंगलौर जो गन्ना विकास समिति है उसका बहुत बड़ा गांव हमारा मोंडलाना गांव है। इसमें काफी लंबे समय से एक खाद बिक्री केंद्र की लोगों की जनता की डिमांड थी। आज हमारे मंगलौर गन्ना समिति उन्होंने मांग को पूरा किया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जिन लोगों को कई किलोमीटर खाद लेने के लिए जाना पड़ता था मोंडलाना के लोगों को, अब वो सारी सुविधा इसी गांव के अंदर मिलेगी और निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और जहां तक अभी आपने कहा कि दूसरे गांव में भी क्या इस प्रकार के गोदाम बनेंगे, जहां पर भी डिमांड आएगी उस पर पहले सर्वे होगा। अगर वहां के लोगों को आवश्यकता होगी तो उसको सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी। की मांग थी बहुत समय से और ये यहाँ पर गोदाम इसीलिए स्थापित किया है। इसमें हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी का विशेष योगदान है और हमारे बोर्ड के सहयोगी साथियों का सभी का योगदान है, गन्ना विभाग का योगदान है। तो आज स्वामी जी आए और उसका लोकार्पण भी किया। गन्ना एक्सपो भी आना था, उनके घर में कोई घटना घट गई तो इसलिए वो नहीं आ सके और सभी लोग खुश हैं। आप देख ही रहे हैं कितना उत्साह लोगों में है। आज खाद गोदाम मिल गया तो कल से लोगों को यहाँ पे खाद मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए हैं और स्वामी जी जो मंत्री थे गन्ना मंत्री इन्होंने बढ़ाए और पिछली बार पिछले साल जो बढ़े हैं हमारे गन्ना मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी, उन्होंने बढ़ाए हैं और इस बार भी बढ़ाएंगे। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले।
ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्मयोगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। पूरा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। NPS वात्सल्य, ये किसने दिया? ये हमने दिया है। सभी चाहते हैं अपने बच्चों की आज की नहीं, कल की जरूरतों को भी पूरा करें। इसीलिए हमने चुना है NPS वात्सल्य, जो सालाना 1,000 रुपए के निवेश से भी शुरू हो जाता है। NPS वात्सल्य आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो 18 वर्ष बाद खुद ही NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, हर उम्र के लिए NPS जरूरी है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने साफ कर दिया है कि वो सरकार की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल, शिष्टाचार, आचार एवं व्यवहार नियमावली तैयार नहीं की जाती, तब तक वह किसी की भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में विधायक विनोद चमोली ने लिखा कि राज्य में आयोजित होने वाले सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल, नियमावली बनाए जाने की जरूरत है।
देखिए, स्थापना दिवस के दिन जिस तरह का व्यवहार वहां पर हुआ कार्यक्रम स्थल पर, वो निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। उसने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ी होनी चाहिए जिसके कारण कि मुझे वहां से जाना पड़ा और बाद में प्रशासन और शासन भी असहज हुआ मेरे जाने से। तो मुझे लगा कि जो शिष्टाचार और आचार व्यवहार में जनप्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कोई सुस्पष्ट उसका निर्धारण नहीं हो रखा है, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां आती है। और मैं देख रहा हूं, वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, अक्सर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। वो प्रधानों के साथ भी होती हैं, तो बीडीसी मेंबर के साथ भी होती है। तो उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग के बीच भूमि खरीद में नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, नैनीताल जिले में भू कानून उल्लंघन के 64 मामले सामने आए हैं। भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त है। भू कानून के नियमों को ताक पर रखने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में झारखंड मुंबई वालों ने भी खूब जमीनें खरीदी है। भू कानून के नियमों का उल्लंघन करने के 430 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं। बता दें कि सबसे अधिक 196 मामले देहरादून में सामने आए हैं। देखिए, उत्तराखंड एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड देवभूमि में कोई भी चीजों से अगर देवभूमि का माहौल खराब होगा तो उस चीज खराब माहौल को दूर करने के लिए जो बातें करी जाएंगी, जो प्रयास किया जाएगा, देश के और प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भलाई का कार्य हो, कोई बात हो, कोई ऐसा प्रावधान लागू करने की बात हो, तो उस तरीके की चीजों को लेकर विपक्ष को हमेशा से ही परेशानी रही है। तो वो अपना वो धर्म निभा रही है कि जनता की भलाई का कोई भी कार्य उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी सभा और रैलियों का दौर चरम पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने विधानसभा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। दिखा रहे जहां मुख्यमंत्री धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री धामी का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशियों ने यहां पर जनसभा की है, क्योंकि देखिए केदारनाथ उपचुनाव भी है और एक केदारनाथ उपचुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार तमाम पार्टी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और देहरादून में लंबे समय से उपनल कर्मियों द्वारा नियमितीकरण की मांग चली आ रही है। जहां एक ओर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब शीर्ष अदालत ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस उपनल कर्मियों के समर्थन में उतर आया है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन व्रत रखा है। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के साथ राज्य सरकार धोखा और अन्याय कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भी उपनल कर्मियों को एक रास्ता सुझाया था। यदि उस समय उपनल कर्मी उनको मान लेते हैं तो आज ये नियमित हो चुके होते हैं। ये धोखा भी है उनके साथ और अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते। लेकिन अब जो भी है उन्होंने और हमारे जो ये अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दों के कहने पर भड़का आ गए और इसलिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने और उसका फल आज ये। अब ये सरकार या हमारे फॉर्मूले को माने या जो हाईकोर्ट ने कहा है उस फॉर्मूले को मान ले। मगर मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूं, इसीलिए मैंने आज उपवास भी रखा था। फिर से ये दूसरी बार उपवास रखा।
और उत्तराखंड में भूमि के अवैध और मनमाने ढंग से खरीद बिक्री पर अंकुश लगाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार निर्देश दिया है, जिसे लेकर कड़े प्रावधानों का सम्मिलित करते हुए सशक्त भू कानून शीघ्र लागू किए जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सीएम धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भगड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में प्रदेश के वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ उच्च अधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा भी की थी और इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नया भू कानून जन भावनाओं के अनुरूप होगा और एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस कथन को स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जनता से बात करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि भू माफियाओं से निश्चित ही बात होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कथन का मैं स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भू माफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी 18 नवंबर को कांग्रेस पार्टी नगर निगम का घेराव करेगी और नगर निगम के अधिकारियों एवं मेयर रहे सुनील ओनियाल गामा से सवाल करेगी कि उनके द्वारा शहर में सफाई के लिए जारी हुए 100 करोड़ के बजट को कहां खर्च किया गया है, जबकि शहर में गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। ऐसे में निगम ने करोड़ों रुपए के बजट की बंदरबाट कहा कि इसका हिसाब जनता को देना होगा। नगर निगम का कांग्रेस जो नगर निगम में लूटमार हुई है या प्रदेश के अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के सभी राज्य घेराव का कार्यक्रम बना। उसमें नंबर 1 तो ये कि 100 करोड़ से ऊपर का सफाई का फंड है जिसकी लूटमार हुई है और मेयर साहब और मेरे अधिकारियों ने लूटमार करी और दरअसल तो कुछ नहीं, आज भी नाली है, सड़कें हैं, गली सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। वो ऐसा सफाई का ढंग है। नगर निगम को उपलब्धि बताया जो इतनी ग्रांट भारत सरकार ने राज्य सरकार दी तो वो उपलब्धियां तो बताए क्या क्या नगर कोई नया काम किया कि गरीबों की बस्तियां उजड़ने से पानी बहाव में आ रही वहां पोस्टे लगाए क्या? और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।